तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में साम्यवाद और समाजवाद। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साम्यवाद और समाजवाद। साम्यवाद समाजवाद को डेफिनेशन के साथ साथ हम इसमें अंतर भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने समाजवाद को हम सोशलिज्म कहते हैं और साम्यवाद को कम्युनलिज्म कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, इसको हम थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपने ये वर्ड्स जहाँ तक है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी बुक्स में समाजवाद, साम्यवाद हर जगह मिलता है। जब भी आप कोई भी नागरिक शास्त्र से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, 9th 10th में SST जिसे आप कह सकते हैं, 11th 12th में आप हिस्ट्री या अपना पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। ये शब्द आपको सुनने को बहुत मिलते हैं। और ग्रेजुएशन में तो पूरे टॉपिक ही होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो इन पे पूरा मतलब कह सकते हैं पूरी एक यूनिट होती है। तो हमें इन वर्ड्स को जानने की, अच्छे से जानना चाहिए, मेरी राय ये है, और बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब भी आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे शब्दावली जिसे कह सकते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अगर हम इनका मीनिंग नहीं जानेंगे दोस्तों तो हमें ऐसा मतलब हम चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन वो रटने वाली भी बात हो जाएगी। अगर हमें इन चीज़ों को ना अच्छे से समझना है तो फिर हमें छोटे छोटे इनका परिभाषा जाननी बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पढ़ने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर पढ़ेंगे। पहले हम समाजवाद को समझते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज को बहुत महत्व दिया जाता है। ओवरऑल मैं बात करूँ समाजवाद और साम्यवाद की, तो दोनों ही विचारधाराएं हैं ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों ही विचारधाराओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और इन विचारधाराओं का जो उद्देश्य है वो भी कुछ एक जैसा ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक मूल रूप से कुछ अंतर होता है किसी किसी चीज़ में। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ अंतर है समाजवाद और साम्यवाद में। समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, सोशलिज्म एक तरीके से ना साम्यवाद का शुरुआती रूप है, समाजवाद का शुरुआती रूप है। जब समाजवाद पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो वो साम्यवाद कहलाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं समाजवाद। समाजवाद में समाज को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, समाज को बहुत महत्व दिया जाता है और समाज के थ्रू या समाज के विकास के लिए राज्य को बहुत आवश्यक माना गया है। राज्य को बहुत आवश्यक माना गया है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे साम्यवाद को, जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे साम्यवाद जो है वो राज्य को वैल्यू नहीं देते, वो राज्य को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। वो राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं। कौन? साम्यवादी विचारक। लेकिन समाजवादी वो राज्य को कल्याण करने का एक साधन मानते हैं। उनके अनुसार राज्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य होगा तो कल्याणकारी कार्य करेगा और कल्याणकारी कार्य होंगे तो उसके थ्रू क्या होगा? समाज में विकास होगा। दोस्तों, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन इन दोनों वर्ड्स को ना कई बार हम सिनोनियम समझ लेते हैं, पर्यायवाची समझ लेते हैं एक दूसरे का, एक जैसी विचारधारा समझ लेते हैं। एक विचारधारा नहीं है, इनमें अंतर है। ठीक है, तो अंतर अभी हमने क्या पढ़ा कि दोनों ही विचारधाराओं में कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि दोनों का जो उद्देश्य है समाज में समानता लाना ही है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें अंतर है। तो पहले हमने पढ़ा कि समाजवाद साम्यवाद का शुरुआती रूप है जिसमें समाज को महत्वपूर्ण माना गया है, ना कि व्यक्ति को। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि साम्यवाद में जो है राज्य का होना बहुत ज़रूरी है और राज्य को वो लोग मतलब एक अच्छी संस्था मानते हैं। और साम्यवाद में हम पढ़ेंगे कि वो लोग राज्य को शोषणकारी संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवादियों के लिए राज्य का होना आवश्यक है, क्योंकि वो कहते हैं कि
समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए समाज का कल्याण होना चाहिए। और कल्याणकारी योजनाएं कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसलिए वो राज्य को वैल्यू देते हैं, समाजवादी महत्वपूर्ण मानते हैं। और एक और चीज़, समाजवादी जो विचारक हैं वो मानते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है समाजवादी, ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। सार्वजनिक स्वामित्व मतलब सरकारी ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप होती है, कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, गवर्नमेंट या पब्लिक या मालिक होती है। एक ट्रस्टीशिप में ज़्यादातर चलता है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ये ट्रस्टीशिप हॉस्पिटल है, ये ट्रस्टीशिप स्कूल है, मतलब एक ट्रस्टी है, ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, कुछ लोग मिलकर उसके लिए योगदान देते हैं और फिर वो हमारे समाज के लिए काम करता है। आपने कभी शायद सुना हो, जो गांधी जी के विचार है ना, वो भी ऐसे ही थे। वो कहते थे, वो ना सरकार को भी नहीं मानते थे, वो प्राइवेटलिज्म को भी नहीं मानते थे, वो ट्रस्टीशिप को, समाजवाद को बहुत ज़्यादा वो मानते थे। उन्होंने कहा था ट्रस्टीशिप होनी चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि सभी लोग मिलकर अगर उसके लिए योगदान देंगे और वो सबके लिए, अगर 10 लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक मतलब एक ट्रस्टीशिप समुदाय में, इसमें क्या अंतर होता है? इसमें सरकार की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, सरकारी होती है, उन पर तो सबका ही अधिकार होता है। लेकिन एक ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रस्टी क्या होता है कि जिसमें जिन जिन लोग, उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं उसमें गवर्नमेंट ही लगाती है और सब पूरे समाज के लिए होता है। लेकिन ट्रस्ट में क्या होता है? 10-15 लोगों का समूह, 20 लोगों का समूह, 100 लोगों का, 50 लोगों का, कितने भी हो सकता है। एक समूह होता है, वो उसमें इनपुट डालता है, मतलब चीज़ें लगाता है, पैसा लगाता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो पूरा समाज उसका फ़ायदा उठाता है। थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं अंतर होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा साम्यवादी जो विचारक हैं समाजवादी, वो कहते हैं कि चीज़ों पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। और हमने अभी पढ़ा ही था, समाजवादी विचारक राज्य का समर्थन करते हैं, क्योंकि समाज का विकास राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा होता है, और इसलिए वो राज्य का समर्थन करते हैं, क्योंकि राज्य होगा तो राज्य क्या करेगा? कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी अभी मैंने बोला था आपको कि राज्य को वो शोषण का यंत्र नहीं मानते, बल्कि राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राज्य होना चाहिए। और हम जब साम्यवाद को जानेंगे तो उसमें वो लोग राज्य को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं राज्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य जो है शोषण का यंत्र है, साम्यवादियों का मानना है, और शोषण का यंत्र है। राज्य पूंजीपति लोग राज्य को बनाते हैं। पूंजीपति क्या होता है वो हम भी थोड़ा आगे जानेंगे। उसके अलावा समाजवादियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे, और जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, उसे उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा, ठीक है। समाजवादियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करे और उस व्यक्ति को कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए। लेकिन जब हम साम्यवाद को पढ़ेंगे तो उसमें क्या वो कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन दिया जाएगा। तो इसमें और उसमें दोनों बातों में कार्य की बात होती है, क्षमता की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कार्य के अनुसार वेतन दिया जा रहा है समाजवाद में, और साम्यवाद में आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। तो हर विचारधाराओं की कुछ कमियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं, वो तो है ही। अगर नहीं होते तो एक के बाद दूसरी विचारधारा आती नहीं, और आज तक हम जो ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच गए हैं, भूमंडलीकरण तक पहुंच गए हैं, हम वहाँ नहीं पहुंचते। तो कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही होती हैं। अच्छा, इसके समर्थक की बात करते हैं हम, समाजवादी समर्थक के। तो सबसे पहले तो हम मतलब इसमें कुछ अपने यूरोपियन समर्थक रहे हैं, चार्ल्स फेरियर हैं, सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, और अपने इंडिया में भी रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, और राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, नरेंद्र देव हैं, ये सब अपने इंडिया में रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने अभी ये समाजवाद के बारे में बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं मतलब आ गया होगा और कुछ चीज़ें बोलने में कन्फ्यूजन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा है कि आप स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। अब हम थोड़ा सा साम्यवाद के बारे में जानेंगे।
साम्यवादी विचारक है ना दोस्तों, वो राज्य का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। साम्यवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य किसने बनाया है? पूंजीपतियों ने बनाया है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो समाज दो भागों में बट गया है, एक सरवारा वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। तो राज्य जो है वो पूंजीपतियों ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा पूंजीपति लोग मानते हैं कि जो राज्य है, मतलब साम्यवादी विचारक मानते हैं कि पूंजीपतियों ने राज्य बनाया है अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए वो कहते हैं साम्यवादी विचारक कि साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होने से पहले तभी प्रसार हो सकता है जब राज्य का पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, राज्य को मतलब समाप्त कर दिया जाए। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं आपके साम्यवादी विचारक, क्योंकि राज्य शोषण का यंत्र है। जब तक राज्य रहेगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। जब समाज का विकास नहीं होगा, और वो कहते हैं कि राज्य ना सिर्फ पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया, उनको पूंजीपतियों को ख़त्म करते हैं। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि साम्यवादी विचारक राज्य के साथ साथ पूंजीपतियों का ही पूरी तरीके से विरोध करते हैं। जैसे हमने कार्ल मार्क्स के कुछ विचार हैं। कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारधारा के समर्थक है, और उन्होंने कहा है कि हे दुनिया के मजदूरों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए संपूर्ण संसार है। इसलिए आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज दैट कुछ हम चेंजेस करना चाहते हैं और वो चेंजेस नहीं हो पाया, तो दुख तो होना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अगर हमारे पास बहुत कुछ होता और हमने चेंजेस करने की कोशिश की, हमने रेवोल्यूशन करने की कोशिश की और वो रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हुआ, वो क्रांति सक्सेस नहीं हुई। वैसे तो क्रांति का मतलब ही सक्सेस होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्रांति तो अपना रिजल्ट लेके ही आती है। तो मार्क्स कहते हैं कि हे दुनिया के मजदूरों, आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण संसार है। इसलिए आप लोग क्या करो? क्रांति करो। आप लोग क्रांति करो, रेवोल्यूशन करो। जो हमने समाजवादी विचारक के बारे में भी जाना था ना, तो समाजवादी विचारक क्या कहते हैं? वो कहते हैं धीरे धीरे मतलब विकास करेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन लाना है हमें। लेकिन जो साम्यवादी विचारक हैं, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धीरे तो नहीं, सीधे क्रांति कर दो। दुनिया के जितने भी मजदूर हैं सब एक हो जाओ, पूंजीपतियों को ख़त्म कर दो। राज्य जैसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य तो समाज का शोषण करती है, राज्य तो पूंजीपतियों ने बनाया है, राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। और राज्य रहेगा तब तक साम्यवाद का विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो जो साम्यवादी विचारक है वो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई पूंजीपति या सरवारा वर्ग जैसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब समान हो जाएंगे। पहले तो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, आगे चल के वो कहते हैं कि जब पूंजीपति नहीं बचेंगे, सर्वहारा किससे हारा? किसी से नहीं, यानी कि सब समान हो जाएंगे और राज्य की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा साम्यवादी विचारक मानते हैं। अच्छा, इसमें एक और अंतर, बहुत अच्छा अंतर ये है, हमने साम्यवादी विचारधारा में पढ़ा कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और कार्य के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। और इसमें क्या है? व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा तो इनका कहना है कि मतलब राज्य बहुत, मतलब समाज बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सब बराबर होंगे और मिलजुल कर सब लोग रहेंगे। बात तो सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा 12th क्लास की बुक में, जहाँ तक है थोड़ा बहुत, या उससे पहले भी जाना होगा, बट 12th क्लास में पूरा चैप्टर ही है जिसमें जब हमारे शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है और अमेरिका और सोवियत संघ में जो युद्ध होता है, तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर उसको कहते हैं, उसमें साम्यवादी विचारधारा को अपनाया जाता है। तो साम्यवादी विचारधारा की भी अपनी कमियां हैं और उन कमियों के कारण हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम आया 1991 के समय में कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ का विघटन क्यों होता है? क्योंकि उस विचारधारा में स्टार्टिंग में जैसी बातें कही गई, सब मिलजुल कर रहेंगे, आवश्यकता के अनुसार सब कार्य करेंगे और उनकी वो क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा, ऐसा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली रूप में ऐसा नहीं हुआ। और एक समय ऐसा आया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो फिर और इनमें मतलब यही सब चीज़ें हैं और तो कुछ खास है नहीं। समर्थक में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इनकी सबसे अच्छी लाइन तो मुझे यही लगती है कि हे दुनिया के मजदूरों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण संसार है। आप सब मिलजुल कर क्रांति करो, पूंजीपतियों का
नाश कर दो, एक तरीके से पूरी तरीके से नाश को उतर जाते हैं। तो पूंजीपतियों को बिल्कुल समर्थन करते ही नहीं है, पूंजीपतियों को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करते हैं। ठीक है, अब मेजर डिफरेंस मैंने बता ही दिया है, आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक भी करें, कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और मैं चाहती हूँ ना, आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ डिमांड करें कि हाँ हमें इस चीज़ पे टॉपिक पे बनाया जाए, ये टॉपिक हमें समझना है। मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की अगर डिमांड रहेगी ना कि हाँ हमें ये टॉपिक समझना है, तो मैं सारा मेरी रिदम और मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और मैं उस टॉपिक को जल्दी बनाऊँगी। वैसे तो मैं आपको सारा कोर्स सिलेबस धीरे धीरे कराऊँगी, बट फिर भी आप लोग अपनी इच्छा भी थोड़ी जाहिर कीजिए, थोड़ा कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए, मुझे भी चीज़ें समझ में आए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।